नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओटी टेक गाइड चैनल में। तो आज मैं ऐसी रैंडमली वीडियो शूट कर रहा हूँ। मेरी कोई तैयारी नहीं है, पर जितना नॉलेज है मेरे में उसका मैं एक प्रकार से रिवीजन करने वाला हूँ। और हो सकता है मैं ये वीडियो डालूँ ना डालूँ, बट लेट्स सी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में। अब सबसे पहले स्पाइनल एनेस्थीसिया पढ़ने से पहले एक चीज़ की समझ होनी बहुत ज़रूरी है कि हम बेसिकली एक एनेस्थीसिया की टेक्निक पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? एनेस्थीसिया की टेक्निक। तो एनेस्थीसिया का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ सेंसेशन। हाँ, पेन, रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन। ठीक है, रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन। अब इसका मतलब है जब हम किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं तो उस पर्टिकुलर जगह पर सेंसेशन का लॉस हो जाता है। फिर आप वहाँ पे कुछ भी काटो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी पेशेंट को। अब एनेस्थीसिया कितने टाइप का होता है बताइए? छोड़ो, देखो, तो जो हमारा एनेस्थीसिया होता है ये बेसिकली होता है 3 टाइप्स का। कौन कौन सा होगा? एक होगा हमारा जनरल एनेस्थीसिया, एक होगा हमारा रीजनल एनेस्थीसिया और एक होगा हमारा लोकल एनेस्थीसिया। अब जो हमारा लोकल एनेस्थीसिया है ये सबसे मतलब सिंपल होता है समझने में। इसमें क्या है कि हमारे पास एक लोकल एनेस्थेटिक होगा और मान लीजिए हमारे पास कोई फिंगर जैसे हमारी फिंगर है, यहाँ पे हमें कुछ ऑपरेट करना है तो इंजेक्शन लिया, थोड़ा इसी के पास लोकलाइज्ड एरिया में उसको इन्फिल्ट्रेट किया और कुछ मिनट वेट किया। जैसे इसका इफेक्ट आया हमने वो पर्टिकुलर दाना, मोल वगैरह निकाल दिया। तो ये कौन सा हुआ? हमारा लोकल एनेस्थेटिक। बहुत सिंपल सा एग्जांपल। वेयरएज जब हम रीजनल एनेस्थीसिया की बात करते हैं तो इसके अंदर आ जाते हैं 2 टाइप्स। कितने टाइप्स आ जाते हैं? 2 टाइप्स। एक आता है सेंट्रो न्यूरो एक्सियल ब्लॉक्स और एक आ जाता है पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स। सेंट्रल न्यूरो एक्सियल ब्लॉक्स का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा जो ब्रेन होता है, फिर उस ब्रेन के बाद यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड आती है, फिर उस स्पाइनल कॉर्ड से हल्की हल्की नर्व्स निकलती हैं। तो जब हम कोई भी ब्लॉक ऐसा दे रहे हैं जो कि हमारे सेंट्रल पार्ट पर एक्ट कर रहा है तो वो वाले ब्लॉक्स कहलाते हैं सेंट्रल न्यूरो एक्सियल ब्लॉक्स। वेयरएज पेरिफेरल नर्व ब्लॉक्स क्या होते हैं कि यही जो स्पाइनल कॉर्ड थी इसमें से नीचे वर्टिब्रा के लेवल पर कुछ नर्व फाइबर्स निकल रही हैं, जैसे कुछ नर्व्स निकल रही हैं जो कि पेशेंट के हाथ में जा रही हैं कुछ। ठीक है, जैसे यहाँ पे हाथ हो गया, यहाँ पे जा रही हैं। तो यदि हम इन नर्व फाइबर्स को ब्लॉक करते हैं जो कि पेरिफेरल है, ये सेंट्रल नहीं है, पेरिफेरल पार्ट में है, तो उनको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल नर्व ब्लॉक। जैसे कि ब्रेकियल प्लेक्सस ब्लॉक्स हो गया, कुछ वैसी चीज़ें होगी। तो इतना क्लियर। अब सेंट्रल न्यूरो एक्सियल ब्लॉक्स का ही एक टाइप है हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये इतना आपको इसलिए समझाया ताकि आपको पता लगे जो हम स्पाइनल एनेस्थीसिया बात कर रहे हैं वो एनेस्थीसिया के कौन से पार्ट का हिस्सा है। अभी हम चलो इस पे वापस आते हैं। जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है? जिसमें हम पेशेंट को फुल अनकॉन्शियस कर देते हैं, मतलब सिर से लेके पैर तक हमारा पेशेंट का कोई भी सेंसेशन नहीं होता, पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, पेशेंट की मसल रिलैक्स रहती है, पेशेंट को एनाल्जेसिया देते हैं, है ना। ये सारी चीज़ आते हैं जनरल एनेस्थीसिया, जिस पे एक अलग वीडियो बन सकता है और वो अलग टॉपिक है। फिलहाल हम वापस आ जाते हैं हमारे स्पाइनल एनेस्थीसिया पर। मुझे उम्मीद है अभी तक क्लियर रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर अगर हम स्पाइनल एनेस्थीसिया की बात करें तो स्पाइनल एनेस्थीसिया के दूसरे नाम भी हैं, जैसे कि जैसे कि सब एरेक्नॉइड ब्लॉक, सबड्यूरल एनेस्थीसिया या सबड्यूरल ब्लॉक, इंट्राड्यूरल ब्लॉक, इंट्राथीकल, ठीक है, ये इसके अलग नाम भी है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी अब अगर हम स्पाइनल एनेस्थीसिया की डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ टाइप ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया in which we introduce our local anesthetic
into the subarachnoid space. ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ. स्पाइनल एनेस्थीसिया इज अ टाइप ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया in which we इंजेक्ट, या फिर इसकी जगह हम एडमिनिस्टर भी लिख सकते हैं, लोकल एनेस्थेटिक इनटू द सब एरेक्नॉइड स्पेस एट द लेवल ऑफ मोस्ट प्रोबेबली L3 L4. ठीक है, L4 L5 के बीच में भी दे सकते हैं, बट मोस्टली ये रिकमेंड की जाती है एट द लेवल ऑफ L3 L4. ठीक, एज अ रिजल्ट लोअर लिम आइडियली या इन मोस्ट ऑफ द केसेस from the level of umbilical as a result lower limb ideally from the level of umbilical is anesthetized, or there is loss, or I should say that reversible loss of sensation. क्लियर कि क्या होता है हमारा स्पाइनल एनेस्थीसिया. स्पाइनल एनेस्थीसिया एक टाइप का रीजनल एनेस्थीसिया होता है जिसमें हम L3 L4 के लेवल पर इंजेक्ट करते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस में लोकल एनेस्थेटिक, जिसकी वजह से अम्बलाइकल के लेवल के नीचे का हिस्सा हमारा एनेस्थेटाइज्ड हो जाता है. क्लियर. अब हम अगर बात करें कि स्पाइनल एनेस्थीसिया में हम क्या करेंगे, तो हम लेंगे पेशेंट को और पेशेंट के बनाते हैं हम पोजीशन. हम कायदे से 2 टाइप्स की पोजीशन बना सकते हैं, जो कि रहती है हमारी, या तो हम सिटिंग पोजीशन बनाएंगे पेशेंट की, या फिर हम पेशेंट की पोजीशन बनाएंगे लेटरल. ठीक है, हाँ, आइडियली दीज 2 आर मोस्टली यूज्ड पोजीशन. अब ये हम क्यों बनाते हैं पोजीशन, ताकि जो पेशेंट की स्पाइन है उसमें हमें इजी एक्सेस मिल सके. हम इजीली जो स्पेस है इंटरवर्टेब्रल स्पेस, उसको इजीली पैल्पेट कर पाए कि L3 L4 का लेवल कौन सा है. अब L3 L4 का यदि हमें लेवल चेक करना है, वो हम कैसे करेंगे चेक. जब हम पेशेंट को बैठाते हैं ना, जब हम पेशेंट को बैठाते हैं तो उसकी जो हिप बोन रहती है, यहाँ पे रहती है हमारी इलियक क्रस्ट, वो उसको हमें पैल्पेट करना होता है. और जब हम उसको पैल्पेट करते हैं तो ये यहाँ पर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो पॉइंट रहा हमारा, ये हमारा L3 और L4 के बीच का रहा. क्लियर, समझ गए. स्पाइनल एनेस्थीसिया जब हम देते हैं तो कौन सी जगह पे देना है, उसका लैंडमार्क क्या है, ये इलियक क्रेस्ट. हाँ, राइट. हम इसे पैल्पेट. नाउ हियर द क्वेश्चन अराइजेज दैट विच ड्रग वी यूज. ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली टुडे वी यूज bupivacaine hydrochloride, which is a hyperbaric solution. ठीक है, मैं हिंदी में भी बताऊंगा, चिंता मत करो. विच इज़ अ हाइपरबैरिक सोल्यूशन. ठीक, सो व्हाट डू वी मीन बाय हाइपरबैरिक सोल्यूशन. वी मीन दैट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस ड्रग इज इंक्रीज्ड. ओके, हाउ वी इंक्रीज्ड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस ड्रग. वी इंक्रीज्ड इट बाय एडिंग डेक्सट्रोज सोल्यूशन or 8 mg or 8%, you can say it, जितना मुझे याद है.
तो दोस्तों मैं इन्हें बता देता हूँ मैंने क्या कहा कि हम अब ये सवाल उठता है कि कौन सा ड्रग है जो जिसके माध्यम से हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे। तो वो कौन सा ड्रग है, वो ड्रग है ब्यूपीविकेन हाइड्रोक्लोराइड विद डेक्सट्रोज। ठीक, अब विद डेक्सट्रोज क्यों, क्योंकि जब हम डेक्सट्रोज डाल देते हैं ब्यूपीविकेन में तब उसका जो घनत्व है वो ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा किससे हो जाता है, CSF से। किससे हो जाता है, CSF से। CSF का मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अभी मैं आगे बताऊंगा कि इसका हमने क्यों इसकी डेंसिटी क्यों बढ़ाई, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों बढ़ाई हमने। अभी बस इतना समझ लो कौन सा ड्रग यूज़ करता है, ब्यूपीविकेन हाइड्रोक्लोराइड। और ये कितने % होता है, जितना मुझे याद है ये 0.5% होता है। ठीक, 4 ml का इसका एम्पूल आता है। कितने ml का आता है, 4 ml का इसका एम्पूल आता है। अब आप अगर हमसे स्पाइनल एनेस्थीसिया पढ़ोगे तो हमारा अप्रोच कुछ ऐसा रहेगा जिसमें हम इस तरीके से समझाएंगे जो हम प्रैक्टिकली चीज़ें देखते हैं। तो इसलिए हमने पहले आपको लैंडमार्क बताया, फिर उसके बाद हमने ड्रग बताई कौन सी यूज़ करते हैं, और अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्पाइनल निडल के बारे में। भाई वो कौन सा डिवाइस है जिसकी मदद से हम दे रहे हैं, फिर ये भी एक अपने आप में टॉपिक है। स्पाइनल निडल्स, ठीक, काफ़ी बड़ी सी निडल्स होती हैं, लंबी, और जो ये स्पाइनल निडल्स होती हैं इनकी कलर कोडिंग होती है, अलग अलग साइजेस में आते हैं। जैसे 23 की आती है, 25 की आती है, 26 की आती है, 27 की आती है। ठीक, जैसे 23 की होती है ब्लू, 25 की होती है ऑरेंज, 26 की होती है ब्राउन, 27 की होती है ग्रे। तो ये कलर कोडिंग भी दोस्तों आपको याद करनी है। ठीक, बेसिक रूल तो पता होगा ही आपको कि जैसे जैसे हमारा जो ये साइज़ है ये बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे स्पाइनल निडल की जो मोटाई है वो कम होती रहती है। जैसे अगर ये मान लो 27 की तो इसका इतना डायमीटर होगा, और अगर हमारे पास कोई निडल 23 की है तो वो कंपैरिजन में इससे थोड़ा मोटा होगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो अब अगर हम स्पाइनल निडल की बात करें तो ये भी हमारे पास 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी निडल होती है, एक होती है हमारे पास ड्यूरा कटिंग, और दूसरी कौन सी होती है हमारे पास, ड्यूरा सेपरेटिंग। अरे ड्यूरा सेपरेटिंग। तो जो हमारे पास ड्यूरा कटिंग निडल है इसको हम ड्यूरा कटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे जहाँ पे हमारा सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है, मतलब जहाँ पे हमारा CSF होता है, ठीक है, और इस CSF के ऊपर L1 L2 के लेवल तक आती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, आपको बेसिक चीज़ ये तो पता है ही ना कि जो हमारा ब्रेन है और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड से कवर्ड होता है। एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड से कवर्ड होता है जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है, कुशनिंग करता है, और वेरियस बाकी चीज़ें भी करता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, इम्यूनिटी वगैरह, सारे वाइट ब्लड सेल वगैरह सब इधर रहते हैं। तो ये जो फ्लूइड है इसको क्या बोलते हैं, CSF, यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से कवर्ड रहता है। तो वहीं पे अगर मैं जूम इन करूँ, कहाँ पर, लंबर रीजन में, जैसे हमारा वर्टिब्रा होता है उसमें सर्वाइकल रीजन, थोरैसिक रीजन, लंबर रीजन होता है। तो उसी तरीके से जो अगर हमने यहाँ पे लंबर रीजन में मैंने जूम इन किया हुआ है, और यहाँ पे आई हमारी स्पाइनल कॉर्ड और एंड हो गई। तो ये कितने लेवल पे एंड हुई, L1 L2 तक एंड हो गई। फिर L3 और L4, इस लेवल पे हम क्या करने वाले हैं, अपनी स्पाइनल निडल इंसर्ट करने वाले हैं। अब जब हम इंसर्ट करेंगे तो कोई तो एक ऐसी लेयर होगी जो कि हमारा CSF को रोक के रखी है। ये कौन सी लेयर होती है, ये होती है आपकी ड्यूरा की। अब जो ये ड्यूरा की लेयर है हमारी, यही जब हमारी निडल पियर्स करेगी तो हमारे पास 2 टाइप की निडल होगी। एक ऐसी निडल होगी जो कि ड्यूरा कटिंग, मतलब ड्यूरा को कट करके जाएगी। तो जब ड्यूरा को वो कट करके जाएगी तो होगा क्या, जब हमने निडल डाली उसने कट कर दिया, अब हमने निडल बाहर निकाल ली तो वहाँ पे एक होल रह जाएगा। वहाँ पे क्या रह जाएगा, एक होल। उस होल का क्या डिसएडवांटेज होता है कि उस होल से लीकेज होती है, किसकी, जो ये फ्लूइड भरा हुआ है ना हमारा CSF, इसकी लीकेज होती है। तो अब लीकेज होने से क्या डिसएडवांटेज है कि पोस्ट ऑपरेटिवली क्या होता है उससे डिसएडवांटेज, पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को क्या होता है, हेडेक। पेशेंट को होता है हेडेक। अगर आप
ड्यूरा कटिंग निडल का यूज़ कर रहे हो और वो भी आप कोई ऐसी गेज का यूज़ कर रहे हो जैसे आप 23 का यूज़ कर रहे हो, तो उसमें लीकेज के चांसेस ज़्यादा है। वहीं पर अगर आप ड्यूरा कटिंग और अगर आप 27 की यूज़ कर रहे हो, मतलब पतली निडल यूज़ कर रहे हो, तो उसमें थोड़े से कम है लीक पोस्ट ऑपरेटिव पेन या लीकेज के चांसेस। तो ये फैक्टर भी इसमें रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। वेयर एज जो हमारी ड्यूरा सेपरेटिंग निडल रहती हैं, ये कैसी होती हैं, ये पेंसिल के टिप की तरह होती हैं। जो हमारी ड्यूरा कटिंग होती थी वो कैसी होती है, वो ऐसी होती है कुछ यूँ। जैसे ये मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है, ये एग्जांपल है हमारा क्विंकी बैबकॉक स्पाइनल निडल का। क्विंकी बैबकॉक स्पाइनल निडल जो कि एक ड्यूरा कटिंग निडल है, उसकी टिप कुछ इस तरीके से होती है। नॉर्मली समझना है तो ऐसे जैसे हमारी जो नॉर्मल निडल्स होती है जो हम पेशेंट को लगाते हैं, बिल्कुल वैसी ही टिप होती है। ये क्या करती है, ड्यूरा को कट कर देती है, जिससे CSF लीक होता है। CSF लीक होने की वजह से पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को हेडेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेयर एज जो हमारी ड्यूरा सेपरेटिंग निडल होती है वो होती है पेंसिल टिप, और वो पेंसिल टिप है तो वो क्या करती है, जो ड्यूरा के फाइबर्स हैं, जैसे ये ड्यूरा की लेयर है तो इसमें क्या है, फाइबर्स है ना इसमें अलग अलग, तो वो इसके बीच में से जब जाएगी तो इन दोनों को सेपरेट करके चली जाएगी। और जब वो इन दोनों को सेपरेट करके अंदर चली जाएगी तो उससे क्या होगा कि जब निडल हम बाहर पुल करेंगे तो जो ये फाइबर्स थे, जैसे ये फाइबर्स हैं, अब मैंने यहाँ पे निडल इंसर्ट करी तो वो यूँ खुल गए थे और अंदर, फिर जब मैंने निडल बाहर निकाल दी तो वो अपने आप वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, ड्यूरा सेपरेटिंग में CSF लीक कम होता है, जिसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव हेडेक नहीं होता है, मतलब उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है ड्यूरा कटिंग और ड्यूरा सेपरेटिंग स्पाइनल निडल में। अब अगर हम ड्यूरा सेपरेटिंग स्पाइनल निडल का एग्जांपल की बात करें तो वो है हमारी विटाकर। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा कि किस वजह से हम पोस्ट ऑपरेटिव हेडेक को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपने ड्रग के बारे में थोड़ा जान लिया है, आपने स्पाइनल निडल के बारे में जान लिया है। अब हम बात करते हैं कि जब हम उसको एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं तब हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी होती है, पेशेंट को आपने सिटिंग पोजीशन में बैठा दिया है, ठीक है, उसको जब आप पेशेंट अंदर OT में आया, सबसे पहला काम आपको करना है, उसको मॉनिटरिंग लगानी है। मॉनिटरिंग में आपको ब्लड प्रेशर, SpO2, ECG, ये बेसिक 3 मॉनिटर है जो कि आपको लगाने हैं। हाँ, टेम्परेचर भी आप लगा सकते हैं, बट दीज 3 आर मेन। अब ये आपने मॉनिटरिंग लगा दी और आपको एक प्री ऑपरेटिव रीडिंग लेनी है ब्लड प्रेशर की, कि पेशेंट का BP कितना चल रहा है। क्यों लेनी है, क्योंकि जब हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं पेशेंट को, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया का एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वो क्या है कि स्पाइन या साइड इफ़ेक्ट है कि जब हमारा स्पाइनल का ड्रग पेशेंट को कराता है हाइपोटेंशन, या फिर पेशेंट का BP करता है कम। क्या कम करता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम। तो इसलिए हमें पेशेंट का BP देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर ऑलरेडी कम है और फिर हमने स्पाइनल दे दिया तो वो और कम हो जाएगा। उसी के साथ ही हमें स्टार्ट करनी होती है IV लाइन। पेशेंट को थोड़े से फ्लूइड देने होते हैं पहले से ही। क्यों देने होते हैं, अगेन फॉर द सेम रीज़न कि पेशेंट हाइपोटेंसिव हो जाता है, तो हम पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया देने से पहले BP चेक करेंगे, IV लाइन लगाएंगे, IV फ्लूइड रन कराएंगे और फिर उसके बाद उसको बिठाएंगे। और पहले हम लेंगे बीटाडीन सोल्यूशन और उससे इस एरिया को करेंगे क्लीन। फिर हम लेंगे हमारा स्पिरिट, फिर स्पिरिट से करेंगे क्लीन, और वही हमारे पास स्पाइनल सेट होना चाहिए। हमारे पास GA का सामान भी होना चाहिए रेडी, बैकअप के तौर पे अगर स्पाइनल फेल हो जाता है। और एसेप्टिक टेक्निक वो तो डॉक्टर अपने आप करेंगे, आपको कोई इतनी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने बीटाडीन दे दिया, स्पिरिट दे दिया, स्पाइनल नीडल खोल दी, ड्रग खोल दिया, गॉच पीस वगैरह खोल दिए, आपने पूरा असिस्ट कर रहे हो आप डॉक्टर को। फिर डॉक्टर क्या करेगा, पहले बीटाडीन लगाएगा, फिर उसके बाद वो कट शीट बिछा देगा। कट शीट बिछाने के बाद हम स्पिरिट लगाएंगे, उसको क्लीन कर देंगे और फिर उसके बाद हम ड्रग लोड करवाएंगे।
ड्रग लोड करवा दी। फिर हम क्या करेंगे, स्पाइनल नीडल लेंगे डॉक्टर साहब, और वो L3 L4 के बीच में पैल्पेट करके इंसर्ट करेंगे अपनी नीडल। अब जब नीडल को इंसर्ट करते हैं तो ज़्यादातर देखा गया है कि जो हमारी नीडल की टिप रहती है ना, वो कौन सी साइड को रहनी चाहिए, ऊपर की साइड को रहनी चाहिए। ठीक, फिर हमने जब इंसर्ट करी तब हमारी होती हैं लेयर्स पीयर्स। जैसे कि सबसे पहले कौन सी लेयर होती है, स्किन, फिर कौन सी होती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू, फिर होती है हमारे पास सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट, फिर होता है हमारा इंफ्रा स्पाइनस लिगामेंट, फिर आता है हमारा लिगामेंट फ्लेवम या लिगामेंट फ्लेवम, फिर आता है हमारा ड्यूरा, और ड्यूरा के बाद ही हमारा जो CSF होता है वो प्रेजेंट होता है। तो हम इसको कहाँ तक इंसर्ट करते हैं, सब एरेक्नॉइड स्पेस बोलते हैं इस जगह को जहाँ पे हमारा CSF होता है। तो हम इसको यहाँ तक इंसर्ट करेंगे। जैसे ही हम ड्यूरा में पहुँचे, जो हमारे पास स्पाइनल नीडल होती है उसके अंदर एक स्टीलेट भी होता है। क्या होता है, एक स्टीलेट होता है। तो हम स्टीलेट बाहर निकाल लेते हैं डॉक्टर साहब। तो होता क्या है, CSF यहाँ से निकल कर बाहर ड्रॉप करने लगता है। तो हम उससे अपनी जो लोकेशन है वो पक्की कर लेते हैं, हम श्योर हो जाते हैं कि हम सब एरेक्नॉइड स्पेस पर ही हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना इंजेक्शन कनेक्ट करेंगे, मतलब सिरिंज कनेक्ट करेंगे, जिसमें हमने ब्यूपीविकेन हाइपरवेलिक सॉल्यूशन लोड किया हुआ था, और वो एडमिनिस्टर कर देंगे पेशेंट को। अब आगे देखते हैं कि जब हमने ड्रग एडमिनिस्टर करी पेशेंट को, तो उस ड्रग का होता क्या है इंटरनली। यहाँ पे आगे हमारी स्पाइनल कॉर्ड और एंड हो गई है, और यहाँ पे क्या है, हमारी नर्व फाइबर्स है जो कि हमारे पैरों में जा रहे हैं। ठीक है, हमने जो नीडल ली थी वो यहाँ तक इंसर्ट कर दी है। ठीक, यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। अब जब हम यहाँ से ड्रग इंजेक्ट करेंगे तो वो ड्रग जाएगा और CSF में घुल जाएगा। लेकिन क्योंकि जो हमारा ड्रग था वो क्या था, हैवी का मतलब वो हाइपरबैरिक इन नेचर था। हाइपरबैरिक क्यों था, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या मिलाया था, डेक्सट्रोस। तो इस वजह से वो जो ड्रग है वो इस CSF में घुलकर ब्रेन में नहीं जाएगा जब तक हमारी पेशेंट की पोजीशन ठीक है, डॉक्टर ने एकदम सही पोजीशन ले रखी है, तब तक वो पेशेंट ऊपर नहीं जाएगा। वो इसी क्योंकि हमने इसको हैवी बना दिया था, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ा दी थी, जिस वजह से जो हमारा ड्रग है ये इसी रीजन में सेटल डाउन हो जाएगा और इसी रीजन में मतलब एक प्रकार से रुक जाएगा नीचे की साइड। और जब हमारा ड्रग इस रीजन में रुक जाएगा तो उससे होगा क्या कि जितने भी ये नर्व फाइबर्स थे इन पर वो एक्ट करेगा, और इन नर्व फाइबर्स में कंडक्शन किसका, सिग्नल्स का या एक्शन पोटेंशियल का, ये सब हो जाएगा बंद, मतलब ब्लॉक लग जाएगा। जैसे कोई ये वाली नर्व थी और ये मान लो पेशेंट के पैर में जा रही थी, तो अब हमने यहाँ पे पेशेंट का पैर में जैसे हमने कुछ काटा, कुछ पेनफुल स्टिमुलस दिया, तो ये सिग्नल यूँ जाएगा ऊपर और यहाँ पे लग गया है ब्लॉक, तो यहाँ से ब्रेन में नहीं जाएगा इस सिग्नल, तो जिस वजह से पेशेंट को कुछ पता ही नहीं लगेगा और हम उसकी लोअर लिम्ब की सर्जरी इजीली कर पाएंगे। इतना ठीक है, समझ आ गया सब? हाँ, हाइपरबैरिक हमने कैसे बनाया था सोल्यूशन, डेक्सट्रोस ऐड करके। जब हमने अपना ब्यूपीविकेन हैवी लीड ड्रग, ठीक, उसमें मैंने क्या किया, डेक्सट्रोस ऐड कर दिया। डेक्सट्रोस का मतलब क्या होता है, चीनी एक प्रकार से। तो ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ गई। अब हम किससे ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, हम बनाना चाह रहे हैं CSF की ग्रेविटी से। जो हमारा CSF होता है उससे ज़्यादा भारी हम इस ड्रग को बनाना चाह रहे हैं। हम क्यों बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब हम अपनी स्पाइनल निडल से सब एरेक्नॉइड स्पेस में इसे इंसर्ट करेंगे तो ये दवाई पेशेंट के ब्रेन में ना चली जाए CSF में घुल के, नहीं तो ऐसे तो टोटल स्पाइनल हो जाएगा पेशेंट को, जो स्पाइनल का इफेक्ट है वो सीधा ब्रेन में चला जाएगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमने इसमें हाइपरबैरिक डेक्सट्रोज ऐड किया था। तो क्योंकि अब ये ड्रग भारी हो गई है, तो जब हम CSF में देंगे तो ये ऊपर नहीं जाएगी,
ये इसी लोकेशन में जहाँ पे हमने इंजेक्ट किया है, इसी लोकेशन में ही स्टेबल रह जाएगी। ठीक, यही रीज़न था। बाकी अगर आप पेशेंट का वो देखें पीछे का हिस्सा, तो हमारे पास ऐसे कर्व होता है बैक में, तो हम लंबर रीजन में जब देते हैं ना ड्रग, तो वो कुछ हमारा स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है वर्टिब्रा का, कि ये जो ड्रग है हमारी, ये लंबर रीजन के पास ही रुक जाती है अगर हमने टेबल को सही टिल्ट किया हुआ है तो। ठीक है, मोस्ट इसका स्पाइनल एनेस्थीसिया जब हम देते हैं पेशेंट को, तो कौन सा हमारा साइड इफ़ेक्ट रहता है सबसे ज़्यादा? हाइपोटेंशन का। बस ये मैंने आपको बता दिया है। एक बहुत ही छोटा सा रिवीजन था, मतलब मैंने ऐसी रैंडमली ये वीडियो बना दिया है। हो सकता है मैंने इसमें इधर उधर थोड़ा कुछ गलत बता दिया हो, लेकिन वो जब मैं अपना रिवीजन करूँगा तो मोस्ट प्रोबेबली मैं उसको करेक्ट कर दूँगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो नया जानने को मिला ही होगा, और इस टाइप के वीडियोस आपको फ्यूचर में बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिलेंगे। अभी मेरा खुद ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, लेकिन बहुत जल्द अगर मैं टीचिंग लाइन में रहा, और अगर नहीं भी रहा तब भी इस टाइप के वीडियोस बहुत ही अच्छी क्वालिटी में विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, डिजिटल चीज़ों की मदद से आपको इस टाइप की एक्सप्लेनेशन फ्यूचर में मेरे चैनल पर मिलने वाली है। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।